नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो साइंस के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम चल रहे हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसा कि वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने पिक किया है। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है, जब कहीं पटाखे वगैरह जो हैं फोड़े जाते हैं तो उससे जो लाल कलर निकलता है वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। और आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है पूछा जाए तो बेरियम इसका राइट आंसर होगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण एवं जल बनता है। और उदासीनीकरण प्रक्रिया होता कैसे है? अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से जल और लवण बनने की प्रक्रिया ही उदासीनीकरण कहलाती है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि हैं क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन क्या है? क्लोरोक्विन इसमें दिया है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की एक महत्वपूर्ण औषधि है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है ढलवा लोहा इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस का मतलब आपके जो गैस सिलेंडर्स आते हैं उसमें भरे हुए गैस का मिश्रण पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो एलपीजी गैस आती हैं जो भोजन बनाने में आप यूज करते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसी भी धातुओं में विद्युत का प्रवाह जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वह है इलेक्ट्रॉन। मतलब विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। यूरेनियम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें दिया है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन के कारण ही जो आंसुएं निकलती हैं वो अश्रु गैस के कारण ही हैं, जिसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है डीडीटी का? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किस पद्धति से? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी जो है अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन व स्वान ने प्रतिपादित किया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कई बार पूछा जाता है कि एटीपी ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ मैमेलियन वर्ग का प्राणी है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने की?
इवानोस्की, डीजे इवानोस्की इनका नाम पूरा है, जो कि विषाणु की खोज की है। जीवाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम ल्यूवेनहाग ने। हल्दी पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि है। पैलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? तो नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। और इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन जो होता है उसका मुख्य कारण है सल्फ्यूरिक एसिड। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में, वृषण बोलते हैं, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको स्पर्म भी हम बोलते हैं। कपास प्राप्त होता है, कपास जो है बीज से प्राप्त होता है, कपास के पौधे से। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कार्निया को दान किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए इसका राइट आंसर है कि भविष्य के लिए विटामिन को भंडारित करके रखता है विटामिन ए। और कौन करता है? लीवर। आगे देख लेते हैं। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का जो है प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन आता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन हल्का सा लिए हुए होता है। HIV की खोज किसने की थी? तो लुंक मांटेनियर ने HIV की खोज की थी। आगे देखें। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलेनिन। मेलेनिन के कारण ही जब धूप में हम निकलते हैं तो मेलेनिन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे के कारण सांवलापन आता है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती हैं? तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से हम गुणसूत्र को देख सकते हैं। जराविक सेवन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1973 में हुई है। HIV रोग को सर्वाधिक नष्ट करता है? तो HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है किन कोशिकाओं को? तो T कोशिकाओं को, या T4 लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको, उसी पे अटैक करता है।
सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड भाग जो है, इंफ्रारेड किरण जो है उसी के कारण सोलर कुकर गर्म होता है और चीज़ें पक जाती हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से जल उठता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियान एक मोनो एटॉमिक गैस है। कई बार आपको जो है ऐसे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है नियान। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही सूखी बर्फ का निर्माण करती हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दिए हैं, ठीक है। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। पारा एक तरल धातु है। मैग्नीशियम धातु समुद्र के पानी से निकाला जाता है। एक आदमी द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु तांबा है, मतलब मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु तांबा है। चूहे वाले जहर का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड, मतलब जो चूहे को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है वो जिंक फास्फाइड है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं। तो क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे बहुविकल्पी टाइप के पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो आपको राइट आंसर लगाना है पेप्सिन, मतलब पेप्सिन एक प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम है। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों की संख्या 656 है। एक रोगी की जैविक मृत्यु का मतलब है उसके मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु। अगर जब उसके मस्तिष्क के ऊतक नष्ट हो जाएं, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली उनका डेथ हो जाए ऊतकों का, तो माना जाता है कि उसकी मृत्यु उसकी वजह से जो हुई उसको जैविक मृत्यु बोलते हैं। जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो जो लवण प्राप्त होता है उसे साबुन कहते हैं। साबुन एक्चुअल में क्या होता है, उच्च वसा अम्लों का जो है उच्च वसा अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के साथ बनाया जाता है, उससे जो प्राप्त होता है उसी को ही साबुन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आप जानते हैं साबुन दो प्रकार का होता है, एक जो है नहाने वाला और दूसरा है कपड़ा धोने वाला। तो प्रमुख उर्वरक यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया प्रथम ऑर्गेनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। जब एक ही यौगिक के दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण के अंतर्गत तमाम प्रकार के प्लास्टिक्स वगैरह बनते हैं, जैसे पन्नियाँ। पॉलीथीन जो आप जानते हैं ना, वो एथीन का बहुलक है। पॉली मतलब बहुत से, एथीन मतलब एथीन, एथीन का बहुलक है पॉलीथीन। बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आगे देखें, दालों में प्रचुर मात्रा में कौन सा स्रोत होता है? तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं दालों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो सबसे चमकीला भाग है उसे प्रोटोस्फीयर कहा जाता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर से देखो, वही क्वेश्चन को रिपीट किए हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से देखें, मैंग्रोव पेड़ हैं जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। मैंग्रोव एक ऐसा पौधा है जिनकी जड़ें श्वसन प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। गति के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग।
रंजक बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर है। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो विखंडन, नाभिकीय विखंडन के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम के घटक को किस विधि से अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि के कारण ही पेट्रोलियम के घटक को अलग किया जाता है। किस ग्रह का अक्षी पृथ्वी की तरह झुका हुआ है? तो मंगल ग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। हवा में ध्वनि की गति किससे अप्रभावित रहती है? वायुमंडलीय दाब से। हवा में ध्वनि की गति किससे प्रभावित रहती है? तापमान, नमी और वायु की दिशा से प्रभावित रहती है। ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? सिलिकॉन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। तांबा और टिन के मिश्रण से बनी धातु क्या कहलाती है? कांस्य। कई बार क्वेश्चन पूछता है कांस्य निम्न में से किससे बनी है? तो आपको बताना है तांबा और टिन के मिश्रण से। तांबे और टिन के मिश्रण। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसमें कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है? तो पीतल है उसमें। इसे जंग से मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? क्रोमियम। मतलब क्रोमियम लोहे के साथ प्रयोग करके बनाई जाती है ताकि उसमें जो है जंग ना लगे। नींबू के रस का पीएच कितना होने की उम्मीद है? तो नींबू का रस कितना भी होगा 7 से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं और जिनका 7 होता है वो उदासीन होता है, और ऐसे जो हैं जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं। तो 7 से कम होना ही है क्योंकि वो अम्लीय होता है। सिरका का रासायनिक रूप से जाना जाता है सिरका अम्ल, इसको हिंदी में बोलते हैं, और एसिटिक एसिड बोला जाता है सिरके में पाया जाने वाला अम्ल। आगे देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैसोहोल या गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण है। गैसोहोल क्या है? गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण है। पौधों को नाइट्रोजन किसके रूप में प्राप्त होती है? नाइट्रेट के रूप में, यानी नाइट्रेट लवर के रूप में प्राप्त होती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अल्फा किरणों की प्रकृति धनावेशित होती है। अगर पूछा जाए अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है तो वो धनावेशित होती है, और अल्फा किरणों का आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है, ये भी माइंड में रखें। बीटा किरणों की प्रकृति ऋणावेशित होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनता है। तो दोनों एकदम बातें ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनता है। प्राचीन तत्वों की आग ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म, मृत्यु, पेड़ पौधों आदि की वायु का अंतर कार्बन विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग कहते हैं इसको। गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीजों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग परमाणु क्रमांक टिक कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है परमाणु भारों के अनुसार रखा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोजले की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, में सभी तत्वों को परमाणु क्रमांकों के अनुसार रखा गया है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर जो तत्वों का पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ वो मोजले के द्वारा हुआ है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का आइसोटोप U-235 है। ध्यान में रखें, परमाणु रिएक्टर में कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम 235। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको लगता है कि इससे और लोगों तक पहुंचाने पर उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।